नमस्कार सभी विद्वान साथियों को। विश्व भूगोल की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा। जैसा कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि हमारा टॉपिक था महासागरीय जल की गतियाँ, और महासागरीय जल की गतियों में हम तरंग की बात कर चुके हैं और महासागरों में चलने वाली धाराओं की बात हमारी हो चुकी है। और तीसरे प्रकार की गति की जो बात है वो ज्वार भाटा है। ज्वार भाटा क्यों आते हैं, क्या इनके प्रभाव होते हैं, किस विद्वान ने इनके आने के बारे में कौन सा अपना सिद्धांत दिया, वो सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला और सिंपल क्वेश्चन तो ये है कि ज्वार भाटा क्यों आता है। तो ज्वार भाटे के आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण महासागरों के जल का ऊपर उठना या तट की ओर आना ज्वार कहलाता है, और वापस जल का पीछे हटना या तट से दूर जाना भाटा कहलाता है। तो पहला और सिंपल सा प्रश्न आपके समझ में आना चाहिए कि ज्वार भाटे का कारण जो है सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। कोई भी पिंड जो होता है वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे आप गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। किसी भी वस्तु को आप पृथ्वी से ऊपर फेंकोगे तो नीचे की ओर आती है। वो गुरुत्वाकर्षण का मान पिंड के आकार पे भी निर्भर करता है। जो पिंड जितना ज्यादा बड़े आकार का होगा उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। अब आप जानते होंगे कि सूर्य और चंद्रमा की हम तुलना करें तो सूर्य एक बहुत बड़े विशाल आकार का पिंड है। तो नो डाउट यानी कि किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन ये जो सूर्य है इस चंद्रमा की तुलना में हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। इस कारण अगर प्रश्न आए कि पृथ्वी पर ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, तो पृथ्वी पर ज्यादा प्रभाव चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का होगा। क्यों होगा? क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के नजदीक है और सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है। आपसे पूछे कि इन दोनों का जो प्रभाव है पृथ्वी पर इनका अनुपात क्या है, तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का जो अनुपात अगर निकालते हैं हम तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति 11 और सूर्य की 5 है। अनुपात के रूप में तो ये आता है 11:5। और कितने गुना चंद्रमा की ज्यादा है, कभी ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए तो लगभग 2.17 गुना है। कहने का मेरा मतलब आपसे सिंपल है, आपके समझ में आना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज्यादा होता है। क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा निकट है। कितना अधिक है सूर्य से, तो 2.17 गुना, यानी कि हम लगभग इसे दुगुना कह सकते हैं। अनुपात के रूप में पूछे तो 11:5 ये होता है। तो पहला प्रश्न आपके क्लियर है सभी के कि पृथ्वी पर समुद्र के जल का ऊपर उठना ज्वार और वापस नीचे या वापस लौटना भाटा कहलाता है। क्यों आए? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ये आए। अब सामान्यतः अपवाद मिलेंगे आपको, लेकिन सामान्यतः प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। कभी भी आप किसी भी स्थान पे सामान्यतः हम बात करते हैं तो दिन में 2 बार तो ज्वार आता है और 2 बार ही भाटा आता है। यानी कि यदि हम बात करें 24 घंटे की, मैं बात करूं आपसे, तो 24 घंटे में हमारी पृथ्वी एक चक्कर पूरा लगाती है। एक चक्कर पूरा करने में इसे टोटल 24 घंटे लगते हैं, यानी कि 1/4 भाग ये 6 घंटे में पूरा कर जाती है। अब प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आते हैं। अर्थात मैं कहूं आपसे कि कोई भी स्थान जो है, सबसे पहले किसी भी स्थान की अगर हम बात करें, वो स्थान जब आपके चंद्रमा के बिल्कुल सामने होगा तो आपकी महासागरों का जल चंद्रमा की ओर खींचेगा। क्यों खींचेगा? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो पृथ्वी का कोई स्थान जब चंद्रमा के सामने आएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से
महासागरों का जल तट की ओर आगे बढ़ेगा। इस क्रिया को हमने क्या कहा, तो ये वाला पार्ट आपके ज्वार हो गया। लेकिन इस स्थान के ठीक विपरीत स्थान पे अगर मैं बात करूं इसी समय, तो वहां पर भी ज्वार आएगा, लेकिन वहां पर ज्वार का कारण चंद्रमा की आकर्षण शक्ति नहीं होगा, बल्कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या कर रही है, तो रोटेशन यानी कि घूर्णन करती है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस विपरीत पार्ट में एक बल उत्पन्न होगा जो जल को बाहर की ओर फेंकेगा। और जल को बाहर की ओर फेंकने वाले इस बल का नाम क्या है, तो अपकेंद्रीय बल है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि लगभग प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार आता है। 2 बार ज्वार आता है, उसमें पहला ज्वार तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आया, और दूसरा ज्वार जो आएगा वो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के कारण आएगा। तो एक ही समय में जब कोई स्थान सूर्य के सामने आया तो ज्वार आया, और इसके ठीक विपरीत स्थान पर भी ज्वार आया, लेकिन उसका कारण अपकेंद्रीय बल है। अब ज्वार के ठीक समकोण की स्थिति में जो स्थान है 90 डिग्री पे ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। यहां का जल जो है स्तर जो है नीचे बैठेगा, यहां का जल स्तर नीचे बैठेगा, और ये जो आएगा इस स्थिति को हम कहेंगे भाटा। तो यदि हम आपसे 24 घंटे की टोटल बात कर लें कि एक स्थान पर 24 घंटे में क्या क्या चल रहा है, तो 24 घंटे में आपको 4 स्थितियां कुल मिली आपको। इन चारों स्थितियों की अगर मैं बात करूं तो चारों स्थिति जो हैं हर 6 घंटे बाद आपकी आएंगी। इनके आने के समय का अगर हम बात करें तो 6-6 घंटे हैं। कोई भी स्थान जो सूर्य के सामने है वहां आया आपके ज्वार, क्यों आया, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, और ठीक इसके विपरीत स्थान पे भी ज्वार आया, लेकिन ये आने का कारण क्या था, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल था। और इनसे अगर मैं समकोण पर आपको ले जाता हूं तो यहां जो स्थिति आती है वो भाटा की आती है। तो सामान्यतः आपको इतना याद रखना है कि प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। एक बार ज्वार सूर्य की चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। और ठीक ज्वार के 6 घंटे बाद, पूरा 6 घंटे बाद नहीं आएगा, थोड़ी सी देरी होगी, बात आगे करेंगे, तो लगभग आपके 6 घंटे बाद की स्थिति में भाटा आता है। कहने का मतलब मेरा है कि यदि किसी स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार भाटा आते हैं तो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार जो है ठीक विपरीत स्थिति में, और यहां से यहां तक आप इससे बात करोगे, देरी की अभी मैं बात छोड़ रहा हूं आपसे, देरी आगे बात करेंगे, तो लगभग 12 घंटे का समय होता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि अगर हम बात करें कि एक भाटा के बाद दूसरा ये भाटा और दूसरा भाटा कब आएगा, तो ये भी 12 घंटे के बाद आएगा। तो पहली चीज यहां तक आपकी क्लियर होनी चाहिए कि ज्वार भाटा जो है दिन में 2 बार आया। पहली बार ज्वार सूर्य और चंद्रमा जो है, खासकर सूर्य के प्रभाव को हम नगण्य मान रहे हैं, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आया है। और दूसरी बार जो आया है वो अपकेंद्रीय बल के कारण है। देरी की बात थोड़ा समय आगे करूंगा आपसे, यहां हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्वार भाटे के प्रकार। तो इनके स्वभाव और जल की ऊंचाई के आधार पर ज्वार भाटे कई प्रकार के होंगे। अब पहला तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है, तो चंद्रमा घूम रहा है। और तीनों आकाशीय पिंडों के घूमने के कारण इनकी स्थिति चेंज होती रहती है। कभी ये सरल रेखा में आ जाते हैं, कभी ये तीनों समकोण की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो जिस प्रकार आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को पढ़ा था, लगभग वैसा ही प्रभाव यहाँ ज्वार भाटे पे भी पड़ेगा। तो पहला ज्वार का प्रकार हम पढ़ रहे हैं दीर्घ ज्वार, और इसका दूसरा भाई जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो लघु ज्वार कहेंगे। लगभग आप टॉपिक से समझ रहे होंगे। अगर ज्वार की ऊंचाई सामान्य से ज्यादा हो गई तो दीर्घ होगा, और सामान्य औसत से कम हो गई तो लघु होगा। प्रश्न ये आएगा कि दीर्घ ज्वार कब आएगा और लघु ज्वार कब आएगा। तो पहले आप इस ऊपर वाले चित्र को देखें। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी
जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में स्थित होते हैं, तीनों पिंड सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में स्थित होते हैं, तो इस स्थिति को हमने एक नाम दिया था, याद हो तो आपको। इस स्थिति को कहते हैं हम सीजीगी। सौरमंडल में हमने टॉपिक पढ़ा था कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं तो ये स्थिति सीजीगी कहलाती है। और सीजीगी की स्थिति 1 महीने में 2 बार आती है। कब आती है? तो एक बार तो स्थिति आती है अमावस्या को और दूसरी बार स्थिति आती है पूर्णिमा को। और इन दोनों स्थितियों को फिर हम क्या कहते हैं? तो एक स्थिति का नाम तो इनमें से रहेगा आपके युति और एक स्थिति का नाम रहेगा वियुति। सीजीगी की 2 स्थिति बनी, एक युति और एक वियुति, हमेशा आएंगी कब? अमावस्या और पूर्णिमा को। क्या फर्क है? तो पहला प्रश्न तो ये याद रखें कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सरल रेखा में स्थित होते हैं, एक सीध में स्थित होते हैं क्षैतिज रूप से, तो ये स्थिति हमारी सीजीगी कहलाती है, पहला क्वेश्चन। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा दोनों, इस स्थिति को देखो, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा और वो सूर्य है। जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं दोनों ही, तो उस स्थिति को तो हम कहते हैं युति। और युति की स्थिति हमेशा अमावस्या को आती है। ध्यान से सुनना इस बात को कि जब पृथ्वी के एक ही साइड में चंद्रमा भी इधर ही है और सूर्य भी इधर ही है, तो स्थिति युति कहलाती है। और युति की स्थिति हमेशा अमावस्या को आएगी। दूसरी स्थिति की बात करता हूं, इसको हटा दे अब हम। जब पृथ्वी के एक साइड में तो चंद्रमा है, पृथ्वी के एक साइड में चंद्रमा और दूसरी साइड में आपके सूर्य होता है, तो स्थिति तो ये भी सीजी की है, लेकिन इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो वियुति कहा जाता है। अब यहां आपको समझना यह है कि अमावस्या की स्थिति और पूर्णिमा की स्थिति, इसमें सूर्य और चंद्रमा एक सरल रेखा में है, तो इस समय दोनों की सम्मिलित शक्ति है, दोनों की सम्मिलित शक्ति जो है एक साथ काम करती है। इस कारण सामान्य से 20% अधिक ऊंचाई का ज्वार आता है। इसी ज्वार को हम क्या कहते हैं? दीर्घ ज्वार कहते हैं। आपसे प्रश्न आएगा कि दीर्घ ज्वार कब आएगा? तो दीर्घ ज्वार हमेशा या तो अमावस्या को आएगा या पूर्णिमा को आएगा, जब तीनों पिंड एक सरल रेखा में स्थित होंगे। क्लियर है यहां तक? अब दूसरे प्रकार का ज्वार, जिसे हमने कहा लघु ज्वार, उसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है ना, ये समकोण पर स्थित होंगी। ये तुम्हारा सूर्य है और ये तुम्हारी पृथ्वी, और पृथ्वी के ठीक समकोण पे, यहां अगर बात करें या नीचे की साइड बात करें, तो ये भी 90 डिग्री का कोण तीनों के बीच, और ये भी 90 डिग्री का कोण। जब ये आपका सूर्य और ये आपकी पृथ्वी और ये आपका चंद्रमा, या नीचे की साइड ले जाओ आप, तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं, और ये स्थिति आती कब है? शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों में। एक बार आपकी शुक्ल पक्ष और एक बार आपकी कृष्ण पक्ष। पहला पक्ष जो आएगा वो आपकी कृष्ण पक्ष होगा, और दूसरा पक्ष जो होगा वो पखवाड़े का, वो शुक्ल पक्ष होगा, शुक्ल पक्ष होगा। इन दोनों की सप्तमी और अष्टमी को ध्यान रखना। 1 महीने में पूर्णिमा और अमावस्या में तो तीनों पिंड एक सरल रेखा में थे, तब तो दीर्घ ज्वार आया। लेकिन दोनों पखवाड़े, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं, और इस स्थिति में चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति एक दूसरे के विपरीत काम करती है। इस कारण सामान्य से थोड़ा, औसत से थोड़ा नीचा ज्वार आता है, उसे ही हम लघु ज्वार कहते हैं, जो औसत से लगभग 20% कम ऊंचा होता है। यहां सिंपल सी बात है कि इन दोनों में एक चीज आपको याद रखनी है कि दीर्घ ज्वार हमेशा पूर्णिमा या अमावस्या को आएगा, लघु ज्वार हमेशा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन आएगा। या मैं कह सकता हूं कि लघु और दीर्घ ज्वार के बीच का जो अंतर है लगभग 7 दिन का होगा। दीर्घ ज्वार आने के लगभग 7 दिन बाद लघु ज्वार आएगा, और लघु ज्वार आने के लगभग 7 दिन बाद जबकि दीर्घ ज्वार आएगा। ये इस तरीके से चलेगा। मेरे हिसाब से ज्वार भाटे का पहला प्रकार दीर्घ और लघु आपके क्लियर है। अब दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं। उपसौर और अपसौर पढ़ा होगा आपने।
कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, जिसे अंडाकार कक्षा भी आप कह सकते हैं, में सूर्य की परिक्रमा करती है। और सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी वर्ष में एक बार सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है और एक बार जो है आपकी अधिकतम दूरी पर होती है। यहां स्थिति में सूर्य से निकाल रहा हूं, ये बीच का पिंड आपका सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी की कक्षा है जिसमें हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, परिक्रमा कक्ष है। और ये लगभग कैसा होता है? तो अंडाकार होता है, दीर्घ वृत्ताकार भी कह सकते हैं। सभी आकाशीय पिंड दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते हुए आपकी ये पृथ्वी है आपकी, ध्यान रखना, पृथ्वी की कक्षा है ये आपकी। ये पृथ्वी वर्ष में एक बार तो निकटतम स्थिति में आ गई और वर्ष में एक बार ये हमारे सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंच गई। बात आप समझ गए होंगे। सूर्य और पृथ्वी की जो निकटतम दूरी होती है, इस निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है बेटा उपसौर, निकटतम दूरी को। और उपसौर की स्थिति हमेशा, याद है आपको पहले लेसन में पढ़ाया है, उपसौर की स्थिति हमेशा 3 जनवरी को आती है, ठीक है। और जो अधिकतम दूरी होती है इनके बीच, वो अधिकतम दूरी की स्थिति जो होती है उसे हम कहते हैं अपसौर। और ये स्थिति हमेशा 4 जुलाई को आती है। तो बात को आप समझ गए होंगे। अब जब हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में निकटतम दूरी होगी तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रभावी होगा और इस समय जो ज्वार आएगा उसे हम कौन सा ज्वार कहेंगे? उपसौर ज्वार कहेंगे। प्रश्न आएगा कि उपसौर ज्वार किस डेट को आता है? तो हमेशा 3 जनवरी को आता है, जब सूर्य और पृथ्वी निकटतम दूरी पर होते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम होगी तो अपसौर, और अपसौर के समय आने वाले ज्वार को हम अपसौर ज्वार कहेंगे, जिसकी ऊंचाई सामान्य से थोड़ी कम होगी। आपसे पूछे कि ये अपसौर ज्वार हमेशा कब आएगा? तो ये आएगा बेटा आपका 4 जुलाई को आएगा। तो 2 स्थितियां तो हमने उपसौर और अपसौर की पढ़ी। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी के कारण है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के कारण जो ज्वार भाटा आया उसे हमने अपसौर और उपसौर। डेट याद रखना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कि निकटतम दूरी में तो आपके 3 जनवरी को ये वाला आएगा उपसौर वाला, और 4 जुलाई को जो आएगा वो अपसौर वाला आएगा। लेकिन ये बात करी हमने पृथ्वी और सूर्य की। अगर यही बात मैं आपसे कर लूं, हमारी पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी के चारों ओर भी एक आकाशीय पिंड घूम रहा है और हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड का नाम क्या है? तो आप सब जानते होंगे कि ये हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, इस पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में एक आकाशीय पिंड परिक्रमा कर रहा है। और ये आकाशीय पिंड कौन है? तो चंद्रमा है। तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमते समय, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक बार तो अपने चक्कर में परिक्रमण कक्ष में पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंच जाएगा और एक बार परिक्रमा करता हुआ हमारी पृथ्वी के निकटतम आ जाएगा। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी हम उसी प्रकार याद करें जो पिछले इसमें किए हमने। यहां इसको हमने क्या कहा? निकटतम दूरी को तो हमने कहा, क्योंकि दूरी किससे माप रहे हो आप? सूर्य से। बीच में जो आकाशीय पिंड कौन है? तो सूर्य। तो हमने पृथ्वी की जो दूरी मापी वो सूर्य से मापी, और सूर्य का मतलब क्या है? यहाँ सौर है। निकटतम दूरी को तो मैंने कहा है उप, और अधिकतम दूरी को कहा है मैंने अप। इतना याद रखें आप तो बस। अब दूसरे इस सर्किल में मैं पृथ्वी से दूरी माप रहा हूं चंद्रमा की, जिनके बीच में कौन है? पृथ्वी है। और अभी मैं बता के आया हूं कि निकटतम दूरी वाली स्थिति को, अगर मैं निकटतम दूरी की स्थिति की बात करता हूं तो निकटतम को तो कहता था मैं उप, ध्यान से सुनना, और अधिकतम दूरी वाली स्थिति को मैंने वहां पे कहा है अप। लेकिन चूंकि वहां दूरी मैंने सूर्य से मापी थी तो निकटतम वाली को मैंने कहा था उपसौर और अधिकतम वाली को कहा था अपसौर। लेकिन अब मैं दूरी माप रहा हूं बेटा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तो निकटतम वाली दूरी को तो मैं कहूंगा पृथ्वी का मतलब भू,
तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो निकटतम दूरी होती है वो तो उपभू होती है, और अधिकतम दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं, तो अपभू कहते हैं। प्रभाव वही आ गया। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम होगी तो ज्वार जो है, गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा का ज्यादा काम करेगा, इस कारण ज्वार थोड़ा ऊंचा आएगा, और इस स्थिति में आने वाले ज्वार को हम उपभू ज्वार कहेंगे। आपसे पूछेगा कि उपभू ज्वार कब आएगा? तब आएगा जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होगा, और जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा तो ज्वार की ऊंचाई औसत से थोड़ी सी आपकी कम हो जाएगी, और इस स्थिति को जो ज्वार होगा वो अपभू ज्वार होगा। लेकिन ध्यान रखना, वो जो दो शब्द पढ़े थे आपने, एक आपके उपसोर और एक पढ़ा था आपने अपसोर, इन दोनों की एक निश्चित डेट थी। ये 3 जनवरी को ही आ रहा है और ये 4 जुलाई को ही आ रहा है। ऐसा यहां उपभू और अपभू में नहीं बनेगा, क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगभग 27.5 दिन में पूरा करता है। अब 27.5 दिन में पूरा करने के बाद अगले महीने में वही डेट नहीं आ सकती, क्योंकि इस बार के अगर मैं 28 तारीख को ज्वार आया तो उसमें 27.5 जोड़ूंगा तो अगली डेट भिन्न हो जाएगी। कहने का मतलब इतना है कि इन दोनों की कोई निश्चित डेट नहीं होती है, वो निश्चित डेट केवल इन दोनों की थी। तो यहां तो पूछा जा सकता है कि उपसोर ज्वार कब आएगा, तो बताना होगा आपको कि 3 जनवरी को आएगा। ये कब आएगा, तो ये भी निश्चित डेट को आएगा। कब आएगा? 4 जुलाई को। लेकिन कोई ये नहीं पूछ सकता आपसे कि अपभू ज्वार कब आएगा। इसका तो आंसर डेट में तो नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर देंगे कि जब पृथ्वी चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर होगी तब आएगा, और दोनों अगर निकटतम हुए तो उपभू ज्वार आया। तो अभी तक आपने 3 प्रकार के ज्वार पढ़े हैं। पहला ज्वार दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। अगर तीनों पिंड एक सरल रेखा में है तो दीर्घ आएगा, और सरल रेखा में ये हमेशा या तो अमावस्या को होंगे या पूर्णिमा को होंगे। जब दोनों पिंड समकोण की स्थिति में होंगे, सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों जब समकोण की स्थिति में होंगे तो लघु ज्वार आएगा, और ये हमेशा कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आएगा। अब बात करते हैं पृथ्वी और सूर्य के दूरी के मध्य। पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब निकटतम दूरी होगी तो आपके 3 जनवरी को उपसोर ज्वार आ जाएगा। और पृथ्वी और सूर्य की है ना, पृथ्वी और सूर्य की जब निकटतम दूरी होगी तो ये वाला आएगा, और पृथ्वी और सूर्य की जब अधिकतम दूरी होगी तो ये वाला आएगा। अब ऐसा ही ज्वार आपको पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी का याद करना है। पृथ्वी और चंद्रमा की निकटतम दूरी होगी तो आपके ये वाला ज्वार आएगा, और दोनों के मध्य जब अधिकतम दूरी होगी तो ये वाला ज्वार आएगा। यहां तक की बात मेरे हिसाब से तो आपके क्लियर होगी, कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार। नाम से स्पष्ट है, अगर किसी स्थान पर 24 घंटे में केवल एक बार ज्वार भाटा आ रहा है तो दैनिक है, और 24 घंटे में यदि 2 बार आ गया तो अर्धदैनिक है। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि अगर एक ही बार आया तो दैनिक, एक बार आया तो कितने घंटे के बाद आना चाहिए? 24 घंटे के बाद। और 2 बार आया है किसी स्थान पे तो कितने घंटे के बाद आना चाहिए? 12 घंटे के बाद। अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये फिक्स टाइम पे नहीं आएगा। एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार, या एक ज्वार के बाद अगला भाटा, या एक भाटा के बाद दूसरा भाटा, ठीक समय पर ना आकर कुछ देरी से आता है। अब प्रश्न आता है कि ये देरी क्यों होती है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। और यही प्रश्न स्कूल लेक्चर की एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाएगा। कभी कभी इसे काल्पनिक रूप से बनाकर भी पूछ सकता है, कभी आपको सीधे तरीके से भी पूछ सकता है। कहने का मेरा मतलब आप इतना समझो कि ये ठीक समय पर ना आकर कुछ देरी पर आता है, कुछ देरी से आता है। अब प्रश्न हमारे ये आता है कि देरी कितनी होगी और क्यों होगी। तो पहले प्रश्न को हल करते हैं कि देरी होती क्यों है।
तो देरी इसलिए होती है कि आपकी ये पृथ्वी है बेटा। सूर्य को भूल जाओ, अभी हम केवल चंद्रमा की बात कर रहे हैं। ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी पर कोई भी ज्वार तब आएगा जब वो स्थान ठीक आपके इस चंद्रमा के सामने पहुंच जाएगा। सपोज करो मैंने ये पृथ्वी पर कोई स्थान लिया, ध्यान से सुनना इस बात को। पृथ्वी पर मैंने कोई ये स्थान लिया और ये स्थान ठीक चंद्रमा के नीचे है, तो यहां का सागरीय जल तट की ओर आगे बढ़ेगा और ठीक चंद्रमा के सामने होने के कारण यहां ज्वार उत्पन्न हो गया। अब यदि चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर जो गति कर रहा है, उस गति को मैं अगर स्थिर मान लूं, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन नहीं कर रहा है, अपनी जगह पे है, तो भाई ये जो स्थान है इसको दोबारा से चंद्रमा के सामने आने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे गुरुजी पूरे के पूरे लगभग 24 घंटे लग जाएंगे। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय होता है एक चक्कर का। तो ये जो हमारा ए स्थान था, ध्यान से सुनना बात को, ये जो ए स्थान मैंने बनाया था, अब की बार ज्वार आ गया और फिर पूरा एक चक्कर पूरा करने के बाद ये स्थान दोबारा से इसी जगह पे कब आएगा? तो आप कहोगे लगभग 24 घंटे के बाद आ गया। तो अगर ये चंद्रमा अपनी जगह पे स्थिर रहता तो दैनिक ज्वार आपके 24 घंटे में आता, लेकिन 24 घंटे में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? कि चंद्रमा अपने स्थान पर घूमने के साथ साथ इस पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा है। अब सुनो बात को, आपका जो ये ए स्थान है ये अपनी जगह पे दोबारा बिल्कुल 24 घंटे में ही आ गया, लेकिन जब ये 24 घंटे में यहां आया तो चंद्रमा यहां नहीं मिलेगा इसको। चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी की परिक्रमा करते करते अब ये पहुंच गया बेटा इस स्थान पे। तो अब ये स्थान चंद्रमा के नीचे नहीं है, 24 घंटे बाद यहां चंद्रमा है नहीं, तो अब यहां 24 घंटे बाद नहीं आएगा। इस ए स्थान को अब चंद्रमा के नीचे पहुंचने में कुछ एक्स्ट्रा समय लगेगा, और वो एक्स्ट्रा समय कितना होगा? तो लगभग आपके 52 मिनट का होगा 24 घंटे में। तो कभी आपसे पूछे कि दैनिक ज्वार कितनी देरी से आएगा, दोबारा से सुन लेना, बात समझ में आनी चाहिए आपके। कि पृथ्वी घूर्णन करती है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण हमारा जो ये ए स्थान मैंने बनाया है, ये ए स्थान जो मैंने बनाया है ये यहां है, और ये स्थान अपनी जगह पर घूमकर कितने घंटे में आ गया? तो 24 घंटे में आ गया। तो दोबारा 24 घंटे बाद यहां ज्वार आ जाना चाहिए। क्यों नहीं आया? क्योंकि चंद्रमा स्थिर नहीं है, बल्कि ये हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करते करते आगे बढ़ रहा है, और 24 घंटे में ये यहां ना मिलकर थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो अब इस ए स्थान को ठीक इस चंद्रमा के नीचे आने में एक्स्ट्रा समय लगेगा, और वो एक्स्ट्रा समय 24 घंटे में कितना लगेगा? 52 मिनट। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारी ज्वार भाटे के आने में मुख्य प्रभाव जो है पृथ्वी की जिस गति का पड़ रहा है, तो पृथ्वी की तो घूर्णन गति का पड़ता है, और चंद्रमा की जिस गति का प्रभाव पड़ रहा है वो चंद्रमा की कौन सी गति? पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति, जिसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। ये दो गतियां जो हैं आपके ज्वार भाटे के समय को प्रभावित करेंगी। एक पृथ्वी की घूर्णन गति, और पृथ्वी की घूर्णन गति आप जानते हैं कि एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा हो जाता है। तो अगर किसी स्थान पे ज्वार आया तो ठीक 24 घंटे बाद वो स्थान अपनी जगह पे आ गया, तो उसी समय ज्वार आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि तब तक चंद्रमा अपनी कक्षा में थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा। तो इस ए स्थान को दोबारा चंद्रमा के नीचे आने में कुछ एक्स्ट्रा समय लगेगा, और वो समय कितने का लगेगा? 24 घंटे में तो 52 मिनट का। अब यहां आपसे कुछ काल्पनिक प्रश्न और पूछे जाएंगे। उन काल्पनिक प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा सा आप समझ लें कि क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। आप डायरेक्ट याद करें इस बात को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे और आप गलत करके आ सकते हैं। ध्यान से सुनते चले जाना कि देरी कितनी होती है, ज्वार भाटा के आने में देरी कितनी होती है। तो इतना याद रखें कि 6 घंटे में देरी जो हो जाती है ना बेटा, वो 13 मिनट की होती है। आप तो डायरेक्ट रट के याद करें इसको।
दूसरा, अगर आपसे पूछे कि 12 घंटे में देरी कितनी हो जाएगी, तो 12 घंटे में देरी हो जाएगी 26 मिनट की। और आपसे बात करें कि 24 घंटे में देरी कितनी हो जाएगी, तो 26 दूना यानी कि 52 मिनट की हो जाएगी, 52 मिनट की हो जाएगी। और यदि आपसे पूछे कि 48 घंटे में देरी कितनी हो जाएगी, तो 52 दूना 104 मिनट की हो जाएगी। इतना आपको याद करना है, क्योंकि कुछ एग्जाम जो है यहाँ से काल्पनिक प्रश्न आपसे पूछेंगे, उसको हल करने के लिए ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि 6 घंटे में देरी 13 मिनट की होती है, 12 घंटे में देरी 26 मिनट की हो जाएगी, 24 घंटे में 52 और 48 घंटे में 104 मिनट की देरी हो जाएगी। अब दोबारा से मैं आपको इस चित्र पर ले जाता हूं। इसकी बजाय हम दूसरा चित्र लेते हैं जो शुरू में हमने लिया था, ये वाला चित्र लेते हैं। मैंने कहा आपसे कि किसी स्थान पर 12 घंटे की अगर मैं बात करूं, 24 घंटे की बात करूं, तो 24 घंटे के अंतर्गत हमारे पास 4 स्थितियां बनी, ये 4 स्थितियां। और प्रत्येक स्थिति कितनी देर बाद बन रही है, तो प्रत्येक स्थिति आपके 6 घंटे बाद बनती है, ये वाली स्थिति हो गई। तो अब यदि मैं आपसे पूछता है कि किसी स्थान पर कोई स्थान जब आपके चंद्रमा के ठीक सामने हुआ, तो यहां आ गया ज्वार, ठीक है। अब प्रश्न आता है आपसे कि ज्वार के बाद भाटा, यहां क्या आएगा बेटा, भाटा। अब ज्वार के बाद भाटा यानी कि इसको समकोण पर, इस स्थान को, ये स्थान था ए, अब ये घूमते घूमते ए स्थान यहां पे पहुंच गया, तो इस ए स्थान को समकोण पर पहुंचने में 6 घंटे लग रहे हैं, लेकिन चंद्रमा तब तक थोड़ा सा आगे पहुंच चुका है। तो इस 6 घंटे में देरी आपके कितनी हो रही है, तो आप सब जानते हैं कि 6 घंटे में देरी आपके 13 मिनट की होती है। तो एक सिंपल सा प्रश्न आता है आपसे कि अर्धदैनिक ज्वार में ज्वार के बाद भाटा कितनी देरी से आएगा, तो 13 मिनट की देरी से आएगा। भाटा के बाद ज्वार कितनी देरी से आएगा, तो वही यहां भी कितने लगेंगे, तो 13 मिनट लगेंगे। लेकिन अब यदि आपसे पूछ ले प्रश्न कि एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितनी देरी से आएगा, तो बेटा यहां से यहां तक का समय हो गया 6 से 12 घंटे का, और 12 घंटे में देरी जो होगी वो कितनी होगी, 26 मिनट की होगी। इसी प्रकार यदि आपसे वो पूछता है कि बताओ एक भाटे के बाद दूसरा भाटा, तो यहां से यहां तक आने में समय 12 घंटे का लगा, यानी कि देरी जो होगी वो 26 मिनट की होगी। तो ध्यान से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ज्वार भाटा अर्धदैनिक है, ज्वार भाटा अर्धदैनिक है, तो एक भाटे के बाद दूसरे भाटे में देरी जो होगी वो 26 मिनट की होगी। एक ज्वार के बाद दूसरे द्वार में देरी कितनी होगी, 26 मिनट की होगी। एक भाटे के बाद दूसरे भाटे में देरी भी कितनी होगी, तो 26 मिनट की होगी। लेकिन अगर एक ज्वार के बाद भाटा पूछे, तो ये देरी जो होगी बेटा 13 मिनट की होगी। अब एक काल्पनिक प्रश्न आएगा आपके सामने, वो हल करवाएगा। अब प्रश्न को ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या कहता है आपसे कि यदि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, इसको हम दुगुना करते हैं, तो एक दैनिक ज्वार के बाद दूसरे दैनिक ज्वार में कितनी देरी होगी, देरी की बात करेगा। अब कई बच्चे इसमें फंस जाएंगे कि इसको कैसे करें गुरुजी। तो करना क्या है, पृथ्वी की घूर्णन स्पीड को डबल किया है उसने। पृथ्वी की घूर्णन स्पीड को डबल किया है। आपको पता है कि सामान्य स्थिति में हमारी पृथ्वी का घूर्णन कितने घंटे में पूरा होता है, तो 24 घंटे में होता है। और 24 घंटे में देरी आपने कितने की ली थी, तो 52 मिनट की देरी ली थी। अब आपने पृथ्वी की घूर्णन स्पीड को डबल कर दिया, तो पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में अब 24 घंटे थोड़ी लगेंगे। डबल स्पीड कर दी तो पृथ्वी को घूमने में एक चक्कर पूरा करने में आपके कितना समय लगेगा, तो 12 घंटे का समय लगेगा। बात को समझना। प्रश्न ये पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को डबल कर दिया जाए, सामान्य परिस्थिति में हमारी पृथ्वी अपनी गति से 24 घंटे का समय लेती है और 24 घंटे में देरी 52 मिनट की हुई थी। अब हमने स्पीड को डबल किया है,
तो समय लगना है आपके 12 घंटे, और 12 घंटे में देरी जो है इसकी आधी रह जाएगी, अर्थात कितने की होगी? 26 मिनट की होगी। पहला क्वेश्चन। अब यही दूसरा प्रश्न पूछेगा आपसे कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को दुगना ना करके आधा कर दिया जाए, स्पीड आधी कर दी अब आपकी। आपको पता है कि सामान्य स्पीड से हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है। अब स्पीड को आधा कर दिया तो डबल समय लगेगा, यानी कि पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 48 घंटे का समय लगेगा। और आप जानते हैं कि जब 24 घंटे में देरी आपकी 52 मिनट की हो रही है तो देरी भी डबल हो जाएगी 48 घंटे में, और देरी कितनी हो जाएगी? तो 104 मिनट की हो जाएगी। ये प्रश्न स्कूल लेक्चर वाली एग्जाम में कई बार आ चुका है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न होता है, लेकिन स्टूडेंट इसको समझने के चक्कर में थोड़ी सी गलती कर जाता है। आपको केवल इतना याद रखना है, बस ज्यादा कुछ इसमें फैना नहीं तो फंस जाओगे। आप केवल इस सारणी को याद कर लें बस, कि देरी अगर है 6 घंटे में 13 मिनट की, 12 घंटे में 26 है, 24 में 52 है और 48 घंटे में 104 की है। अब आपसे पूछता है कि सिंपल सा प्रश्न आपसे ये पूछा उसने कि बताओ एक गुरुत्वाकर्षण के कारण आने वाला ज्वार और दूसरा गुरुत्वाकर्षण, यानी कि दैनिक ज्वार जो है, एक ज्वार के बाद दूसरा दैनिक ज्वार कितनी देरी से आएगा? तो दैनिक ज्वार का मतलब 24 घंटे, और देरी कितनी होगी? 52 मिनट की होगी। अब यदि आपसे पूछता है वो कि बताओ अर्ध दैनिक ज्वार कितनी देरी से आएगा, तो अर्ध दैनिक का मतलब हो गया कि 12 घंटे, और 12 घंटे में देरी हो गई आपकी 26 मिनट की। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि एक ज्वार के बाद दूसरा भाटा, तो भैया ज्वार के बाद भाटा जो है वो 6 घंटे में आएगा, और 6 घंटे में देरी कितनी होगी? 13 मिनट की होगी। ये तो सामान्य स्पीड की बात हो गई। अब वो स्पीड को चेंज करता है, और स्पीड को चेंज करके कहता है कि बताओ अगर स्पीड डबल कर दूं तो भैया डबल अगर आपने स्पीड को कर दिया है तो हमारी पृथ्वी अपनी जगह पे 12 घंटे में ही घूम जाएगी। बात को समझना। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को आपने डबल किया है तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लगेंगे, तो देरी अब केवल कितने की होगी? 26 मिनट की होगी। अब आप पृथ्वी की घूर्णन गति को आधी कर रहे हो तो समय डबल लगेगा, यानी कि पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 48 घंटे लगेंगे, और 48 घंटे में देरी कितनी होगी? तो 104 मिनट की होगी। फिर भी अगर इस प्रश्न में आपको कोई डाउट रह गया हो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा समझाने वाला प्रश्न है, बाकी प्रश्न तो आप खुद हल कर लोगे, इसमें से ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए। इसको लेक्चर वाले और सेकंड ग्रेड वालों को तो ये बिल्कुल याद करना, रीट वाले भी थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। तो ये स्पीड का चक्कर जो है इस तरीके से आपको समझना था। आओ आगे। ज्वार भाटे का मुख्यतः जो देरी और आपकी समय का जो अंतर आया वो पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होता है, और चंद्रमा की कौन सी गति आपकी काम करती है? तो परिक्रमण गति होती है। ये चीज भी आपको याद रखें, इन दोनों गतियों का प्रभाव ज्यादा है। अब ज्वार भाटे की उत्पत्ति के संबंध में हमारे भूगोल में कुछ सिद्धांत प्रचलित हैं कि क्यों आते हैं ये। तो 2-3 सिद्धांत आपको याद रखने कि कौन सा सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। तो पहला सिद्धांत था संतुलन सिद्धांत, जिसको दिया था न्यूटन के द्वारा। सारी दुनिया जानती है इस व्यक्ति को। एक सिद्धांत है प्रगामी तरंग सिद्धांत, देने वाले व्यक्ति का नाम है विलियम हैवेल। दूसरा है स्थिर तरंग सिद्धांत, इसको दिया हैरिस ने। गतिक सिद्धांत लाप्लास का है, और नहर सिद्धांत जो है जीबी एरी का है। तो आपको केवल नाम याद करने हैं। इसको लेक्चर वालों के लिए इन तीनों सिद्धांतों की व्याख्या सहित कभी हम अलग चर्चा करेंगे, लेकिन रीट और सेकंड ग्रेड में केवल इनमें यह पूछ सकता है कि कौन सा सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया है। सिद्धांत में क्या है ये रीट वालों के लिए कोई काम का नहीं है, केवल इसको लेक्चर वालों के लिए जो हम अलग से पढ़ लेंगे। संतुलन सिद्धांत न्यूटन, प्रगामी तरंग विलियम हैवेल, स्थिर तरंग सिद्धांत हैरिस, और गतिक सिद्धांत लाप्लास, नहर सिद्धांत जीबी एरी। अब जीके की दृष्टि से 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई ज्वार भाटा जो है ये सभी जगह एक समान ऊंचाई का नहीं आता है, कहीं ऊंचा आएगा कहीं नीचा आएगा। तो प्रश्न आएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में, और ये फंडी की खाड़ी कहां है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जो आपका न्यू फाउंडलैंड द्वीप था उसके पास में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में किस देश के तट के पास में है? तो कनाडा के पास में है। तो पहला प्रश्न तो ये याद करना है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार
उत्तरी अटलांटिक महासागर में कनाडा के तट पर फंडी की खाड़ी में आता है। और फंडी की खाड़ी का ये जो ज्वार है, इस ज्वार की ऊंचाई लगभग 15 से 18 मीटर के आसपास होती है। और यदि पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो खंबात की खाड़ी में जगह है आपका नोखा, यहाँ लगभग 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है और भारत में खंबात की खाड़ी में सबसे ऊंचा आता है। एक और प्रश्न आता है कि ये जो आपका यूरोप है, यूरोप में आपके ग्रेट ब्रिटेन नामक द्वीप आपने पढ़ा होगा और इधर से आपका ये फ्रांस है। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यहाँ एक चैनल आपने पढ़ा होगा जिसका नाम था इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। और ऊपर इधर की साइड एक सागर था जिसका नाम था उत्तरी सागर, ठीक है। तो यहाँ ये जो आपके ग्रेट ब्रिटेन का दक्षिणी पूर्वी पार्ट है, यहाँ पे यहाँ एक शहर है और उस शहर का नाम क्या है, कभी पूछे आपसे तो शहर का नाम ये है, बंदरगाह शहर है न्यू साउथहैम्पटन। तो भाई बाकी स्थानों पर दिन में एक बार या 2 बार ज्वार भाटा आता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ 1-2 बार नहीं बल्कि दिन में 4 बार ज्वार भाटा आता है। तो विश्व का वो स्थान जहां दिन में 4 बार ज्वार भाटा आता है कौन है, न्यू साउथहैम्पटन है। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्या है कि यहाँ 4 बार आता है, तो 4 बार इसलिए आता है कि 2 बार तो आ जाएगा बेटा इंग्लिश चैनल से और 2 बार आ जाएगा उत्तरी सागर से, समय अलग अलग होगा दोनों का, इसलिए टोटल कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। ध्यान से सुनना, एकमात्र जगह जहां पर एक दिन में 4 बार ज्वार भाटा आता है वो कौन सा है, तो न्यू साउथहैम्पटन, न्यू साउथहैम्पटन। और विश्व का सबसे ऊंचा पूछिए आपसे तो सबसे ऊंचा वाला जो आएगा वो फंडी की खाड़ी में आएगा। ये आपके ज्वार भाटे वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं जल्दी से एक बार रीट और आपके सेकंड ग्रेड में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को दोबारा से आपके सामने रख देता हूं कि पहला प्रश्न क्या आएगा। पहला प्रश्न आएगा कि ज्वार भाटा समुद्र के अंदर होने वाली एक गति का प्रकार है, सागरीय जल की गति इसे कह सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जल का ऊपर यानी कि तट की ओर बढ़ना ज्वार और वापस चलना भाटा कहलाता है। सामान्यतः प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आते हैं, एक बार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। अगर किसी स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है तो उसे अर्धदैनिक कहते हैं और अर्धदैनिक ज्वार 12 घंटे में ना आकर 12 घंटे और 26 मिनट के बाद आएगा, अर्थात देरी कितनी देरी की रहेगी, 26 मिनट की रहेगी। लेकिन अगर किसी स्थान पर दिन में केवल एक ही बार ज्वार भाटा आता है तो वो 24 घंटे में ना आकर 24 घंटे और 52 मिनट की देरी पर आएगा। ये बात आपको याद रखनी थी। जब सूर्य और पृथ्वी की स्थिति की बात करेगा तो दोनों के मध्य निकटतम स्थिति 3 जनवरी को होती है, उस समय आपके उपसौर आएगा। 4 जुलाई को ये दोनों पिंड अधिकतम दूरी पे होंगे तब अपसौर आएगा। और यही बात जब आपसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की बात करेगा तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अगर निकटतम दूरी की बात करें तो उपभू ज्वार आएगा और अधिकतम दूरी की बात करें तो अपभू ज्वार आएगा। ज्वार भाटे की उत्पत्ति के सिद्धांतों को देने वाले विद्वान आपको याद करने हैं। एक सबसे ऊंचा वाला याद करना है फंडी की खाड़ी का है और एक आपको याद करना न्यू साउथहैम्पटन जहां दिन में 1 बार नहीं बल्कि 4 बार ज्वार भाटा आता है। देरी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना कि देरी 6 घंटे में तो 13 मिनट की होगी, 6 घंटे में 13 मिनट की होगी, 12 घंटे में 26 मिनट की होगी और यदि 24 घंटे की बात करें तो 52 मिनट की होगी और 48 की बात करें तो 104 की होगी। अब यदि पृथ्वी की गति को डबल कर दिया जाए तो पृथ्वी को घूमने में समय कितना लगेगा, 12 घंटे। अब यदि पृथ्वी की स्पीड को आधी कर दी जाए तो समय कितना लगेगा, तो समय घूमने में लगेगा 48 घंटे। बस इतना सा याद करना है। सपोज करो कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को दुगना कर दिया जाए तो देरी कितनी होगी, तो भैया स्पीड अगर डबल की तो आपके 12 घंटे हुए और 12 घंटे में तो देरी आपके जो होगी वो कितने मिनट की होगी, 26 की होगी। और यदि स्पीड को आधा कर दिया तो एक चक्कर पूरा होने में 24 घंटे लगेंगे और देरी जो होगी वो कितने की होगी, 104 की होगी।
बस इतना सा आपको याद करना था। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम। किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें रह गया हो तो मैसेज करके जरूर आप बताया करें। सभी को राम राम।